देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 इस तरह एक जीपी है और फर्स्ट टर्म उसका A है ना, एंड कॉमन रेशियो R है वेयर A एंड R आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A और R मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A एंड R जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एंड साथ में एक और कंडीशन दिया हुआ है, ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली बात तो कि जीपी है विथ फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, ए और आर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा कंडीशन है? लॉग ए आर टू बेस 8 वेयर आर starts from 1 and goes up to 12 is equal to 2010। इसका मतलब क्या हुआ? आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, एक बार A1 आएगा, फिर A2 आएगा, तो log A1 बेस 8 प्लस log A2 बेस 8 एंड सो ऑन अप टू log A12 इक्वल टू 2010। और A1 तो A होगा, A1 इज A, एंड A2 मतलब हो जाएगा AR बिकॉज GP है, तो log A 8 हम बेस अभी लिख नहीं रहे हैं बिकॉज सब में तो बेस सेम रहेगा, log AR इस तरह ये चलता जाएगा, log ए आर रेज टू 11 बिकॉज जीपी का nth टर्म जो होता है वो होता है ए आर रेज टू n माइनस वन, तो ए आर रेज टू 12 माइनस वन, तो ए आर रेज टू 11 हो गया। लॉग का एक प्रॉपर्टी है, मोस्ट प्रोबेबली जानते होगे, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए बी, मतलब ये जितना भी ऐड हो रहा है सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग बेस 8 ही रहेगा, वो लिख नहीं रहे अभी हम, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर रेज टू 11 तक चल जाएगा। ए कितनी बार आया है? 12 टाइम्स है ना, 12 टर्म्स है तो 12 टाइम्स आएगा, तो ए रेज टू 12 हो जाएगा। और आर कितनी बार आया है? तो एक बार, फिर दो बार, मतलब पावर ऐड होगा 1 प्लस 2 अप टू 11। इसको हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। बेस 8 है, याद है ना, तो log ए रेज टू 12 एंड आर रेज टू 1 से 11 तक का सम हो जाएगा 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 66, तो यहाँ 66 हो गया, और बेस है 8 इक्वल टू 2010। दिस कैन बी written as a raised to 4 एंड r raised to 22 होल raised to 3 कर दे, और 8 को कर दे 2 raised to 3। लॉग में जितना छोटा रखेंगे उतना आसान होगा, और लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा, जैसे अभी जो जो यूज हो रहा है वो बताते जा रहे हैं। एक तो लॉग ए बी वाला बताए, लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड लॉग ए रेज टू एम टू बेस बी रेज टू एन अगर रहे, दोनों में पावर m है, यहाँ पावर n है, तो इट कैन बी रिटन एज m डिवाइडेड बाई n, m और n आगे आ जाएगा, बट m न्यूमरेटर में रहेगा, n डिनोमिनेटर में, और log a रेज टू ए रेज बोल रहे हैं, log a टू बेस b, तो log a टू बेस b रह गया, और ये m और ये n यहाँ आ गया, m बाई n। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 3, ये पावर 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, बचेगा क्या? log a रेज टू 4 r रेज टू 22 to 2 equal to 2010। This can again be written as a square into r raised to 11 whole raised to 2,
3 3 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2010, और ये 2 भी आगे आ जाएगा क्योंकि log a रेज टू m इक्वल टू हो जाता है m log a, ये m आगे आ गया, तो 2 log a स्क्वायर r रेज टू 11 टू बेस 2 इक्वल टू 2010। 2 से इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ रहा है, 1005, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आएगा log a स्क्वायर r रेज टू 11 टू बेस 2 इज इक्वल टू 1005। दैट मीन्स 2 रेज टू 1005 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर इंटू r रेज टू 11। यहां से हम लोग एक इसके बाद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंपल क्लास 8th 9th का कंसेप्ट यूज करेंगे कि 10th में भी पढ़े थे कि अगर इधर का सारा प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को पता है तो इधर उसके अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर आएगा नहीं। जैसे ये है 2 रेज टू 1005, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह करके 1005 टाइम्स आएगा, तो 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ RHS। तो ऑब्वियसली LHS में भी 2 ही केवल उसका प्राइम फैक्टर होगा, और तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर 2 ही सिर्फ इसका फैक्टर है तो फिर A और R दोनों ही 2 2 या 2 के पावर के फॉर्म में ही रहेगा। 2 हो सकता है, 2 रेज टू 3 हो सकता है A का वैल्यू, ठीक है, और 2 रेज टू 0 भी हो सकता है, मतलब 1 तो हो ही सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, और 2 के मैंने 2 का पावर में कुछ हो सकता है, क्योंकि 6 भी नहीं हो सकता है। 6 अगर होगा A तो 2 इंटू 3 होगा, बट 3 तो इधर फैक्टर है ही नहीं। तो A और R दोनों ही 2 रेज टू समथिंग के फॉर्म में होगा। तो A को हम लोग मान लेते हैं 2 रेज टू m, और R को मान लेते हैं 2 रेज टू n, वेर m और n जो होगा वो 0 0 हो सकता है, इसलिए कि 2 रेज टू 0 1 हो सकता है, तो 1 तो हो ही सकता है, लेकिन उसके अलावा और 3 5 ये सब, मतलब कोई प्राइम नंबर और नहीं होगा 2 के अलावा। तो m n r होल नंबर्स हो जाएगा। एंड अगर हम लोग a की जगह 2 रेज टू m डाल दें तो उसका स्क्वायर इंटू r की जगह 2 रेज टू n डाल दें तो उसका पावर 11 इक्वल टू 2 रेज टू 1005 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट 2m, और यहाँ से आ गया 11n, 2 रेज टू 2m plus 11n equal to 2 raised to 1005. This finally gives 2m plus 11n equal to 1005, where m and n are positive, m and n are whole numbers. m और n whole numbers हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली a और r हो जाएगा। अब m का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे छोटा है, या n का 0 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो n क्या आएगा, ये तो हो गया 0, 11n इक्वल टू 1005, 11 से ये जाएगा। फोर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 के लिए, तो m इक्वल टू 0 के लिए तो n नहीं आएगा, n ऑल्दो n 91 हो रहा है, 91 रखने से 11 इंटू 91 और ये 0 रखें तो 11 इंटू 91 तो 1005 नहीं आ रहा है, ठीक, 91 तो नहीं होगा, लेकिन n का मैक्सिमम वैल्यू तो 91 ही हो सकता है ना, ठीक है। n 91 आने पे तो हो नहीं रहा है, बट 91 से अधिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको 0 के नीचे तो रख ही नहीं सकते। मतलब n का जो वैल्यू है ना वो 91 या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। दूसरा चीज देखो कि ये है ऑड और ये है इवन, ठीक है, तो इसको तो ऑड ही होना पड़ेगा। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 2 के मल्टीपल में रख देंगे तब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तब तो इवन हो जाएगा। मतलब n जो होगा वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह। और अगर हम लोग n का वैल्यू 91 से स्टार्ट करके रखते हैं, n का वैल्यू अगर 91 रखें
और m का वैल्यू अगर 2 रख दें, हाँ तब हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे एक साथ दो तीन चीज कर रहे हैं, सारा चीज समझ लो ठीक से। कि एक तो n का मैक्सिमम वैल्यू 91 हो सकता है, उससे आगे तो जा ही नहीं सकता है। अब एक एक करके हम लोग n का चूंकि मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकता है, तो n का अगर 91 रख दें, उस केस में m हम लोगों को 2 लेना पड़ेगा। तो 2 2 या 4 प्लस 11 इंटू 91, 2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 91 इक्वल टू 1005 आ जाएगा। और 90 हो नहीं सकता n का वैल्यू, तो n का वैल्यू होगा 89 होगा। अगर 89 होगा तो m का वैल्यू अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, 11 इंटू 89, 91 आया था तो रिमाइंडर बचा था 4, और 89 करें तो 22 और तो 26, मतलब 13 हो जाएगा m का वैल्यू, है ना। n जब 89 लेंगे ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए। इस तरह से n का वैल्यू देखो, अब ऑड ऑड चलता रहेगा इस तरह, 87 इस तरह चलता जाएगा। n का वैल्यू हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऑड में ही चलेंगे, तो लास्ट वैल्यू n का वैल्यू 1 लेके देखते हैं। n अगर 1 लेते हैं तो m कितना हो जाएगा, 2m इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 1, 11, तो 1005 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दे, 994, तो m इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 497। तो जब n का वैल्यू इस तरह से 1 तक आ जाएंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 497। तो ठीक है, ये तो वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट इधर तो एक सीरीज में चल रहा है 1 से लेके 91 तक, मतलब 1 3 5 91 तक n का वैल्यूज हो सकता है, और हर n के वैल्यू के लिए एक m का वैल्यू आएगा। एंड m और n का क्या सिग्निफिकेंस है कि हम लोग a को लिए थे 2 रेज टू m और r को लिए थे 2 रेज टू n। तो अगर n के हर वैल्यू के लिए m का एक एक वैल्यू आ रहा है, मतलब n के एक एक वैल्यू के लिए एक r आ रहा है और एक a आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही पॉसिबल पेयर्स होगा, और इसमें कितना टोटल नंबर्स होगा ये तो AP से हम लोग निकाल सकते हैं, 1 3 5 अप टू 91। तो 91 हो गया nth टर्म, 91 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, डी यहाँ 2 है, यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इस n से कंफ्यूज मत करना पिछला वाला n से। ये इस वाले AP के लिए लोग कर रहे हैं। तो 91 माइनस 1 90 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, मतलब 45 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 46। दैट मीन्स 46 पेयर्स आर पॉसिबल। a और r का जो पेयर्स मांग रहा था कि 46 वैल्यूज ऑफ a एंड r जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया।